इंडिया टीवी लाइव, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी। और आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस की, यानी कि गठिया का रोग। गठिया का रोग कैसे होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का गठिया का रोग होता है और अर्थराइटिस को कैसे ठीक किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, जिसको अर्थराइटिस हो गया है वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, उन एक्सरसाइजेस की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उन एक्सरसाइजेस का प्रेशर कितना होना चाहिए आपकी बॉडी पर, पैटर्न क्या होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से आप बचें, और कौन सी ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं आपको अपनी डाइट में जिन्हें शामिल करना चाहिए। आज इस होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए हम अर्थराइटिस की परेशानी से अपने आप को कैसे बचाएं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अर्थराइटिस है क्या, गठिया का रोग है क्या। बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी का नाम सुना ज़रूर होगा, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि दरअसल ये बीमारी क्या है। अर्थराइटिस मीन्स जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो आपका एल्बो जॉइंट हो, चाहे वो आपका रिस्ट जॉइंट हो, चाहे वो आपका नी जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो, इन जॉइंट्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कहलाती है। अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, क्यों होता है, और इस इन्फ्लेमेशन से कैसे बचा जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कितनी तरह के अर्थराइटिस होते हैं। देखिए, अर्थराइटिस के काइंड्स और टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम प्रोमिनेंटली आज दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली उम्र के साथ लोगों को होता है। जैसे अगर आपकी मसल में बहुत वियर एंड टियर हो गया है, आपके जॉइंट में, चाहे एल्बो का जॉइंट हो या एंकल का जॉइंट हो, जनरली जो ज़्यादा वियर एंड टियर होता है वो नी और एंकल के जॉइंट में होता है, क्योंकि पूरे शरीर का जो भार है वो हमारे पैर, हमारे घुटने उठाते हैं। तो ज़्यादातर जो वियर एंड टियर होता है, चोट लगती है फिर ठीक होती है, फिर चोट लगती है फिर ठीक होती है, दैट इज़ कॉल्ड वियर एंड टियर ऑफ अ जॉइंट, वो हमारे एंकल या हमारे नी में होता है। इसलिए ज़्यादातर जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो आपने देखा होगा कि लोगों के एंकल या घुटनों में होती है, ज़्यादातर घुटनों में। तो अब ये एक पहला रीज़न तो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैं बात कर रही हूँ कि मसल का बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर हो जाता है, या फिर अगर आपकी जो मसल है वो जॉइंट के आसपास वीक हो गई है, आपकी लूज़ मसल्स है, जो उसकी वो सैक होने लग गई है, उससे जॉइंट को मसल का प्रोटेक्टिव लेयर बेस नहीं मिल रहा है, उस कारण भी अर्थराइटिस होता है। और बहुत से कारण हैं, जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, या आप अपने जॉइंट्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, या आपको कोई इंजरी हो जाती है, उस कारण भी अर्थराइटिस होता है। साथ ही अब रेमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एज इन कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस मसल्स जॉइंट्स की इंजरी या फिर वीक मसल्स या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ जॉइंट्स की वजह से होता है, वैसे ही रेमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ेस की वजह से होता है। अब ये कैसे, ये बीमारी कैसे होती है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में थोड़ा और इन डिटेल में हम समझते हैं, बात करते हैं। देखिए, जो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है वो किस लिए होता है, इस पर अभी रिसर्च जारी है कि कोई ये पता नहीं लगा पाया कि एग्जैक्ट कारण क्या है। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आई है कि ये जेनेटिकली ट्रैवल करता है। जैसे जीन्स के थ्रू हम कैरी करते हैं, जैसे अगर मेरी फैमिली में किसी को है तो मैं उनसे जेनेटिकली इसे कैरी करती हूँ, या फिर आपकी फैमिली में किसी को है तो आप उनसे जेनेटिकली कैरी करते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ेस का जो एक सबसे बड़ा सोर्स है वो ये है। इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हैं उनके बारे में रिसर्च की जा रही है। अब रेमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ के थ्रू कैसे होता है वो समझना बड़ा, ये कैसे होता है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अगर आपको बीमारियां कैसे होती हैं वो प्रोसेस पूरा पता चलेगा, वो जड़ पता चलेगी, तो आप उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ट्रीटमेंट एज इन की जो एक्सरसाइजेज आप खुद घर पर कर सकते हैं, जो खाने का परहेज़ आप घर पर कर सकते हैं, जिनसे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके, बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। अगर क्योर ना हो तो कंट्रोल तो हम कर ही सकते हैं। तो देखिए, ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में होते हैं उसमें जो हमारा शरीर जो है वो ऐसे इम्यून्स को रिलीज़ करता है जो हमारे बॉडी के टिश्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। और जब हमारे बॉडी का टिश्यू इफ़ेक्टेड होता है तो हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है, और जब हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है तो जो हमारे बोन्स को, जो हमारे मसल्स को, और जो हमारी टेंडर
बोन्स हमारे नीज़ में होती हैं, उनमें जो ल्यूब्रिकेट प्रोवाइड करता है वो उस ल्यूब्रिकेशन जो प्रोवाइड करता है, जो एक लिक्विड होता है, जैसे नी में एक लिक्विड होता है, वो उसको ख़त्म करना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो लिक्विड हमारे शरीर से, ख़ासकर हमारे जॉइंट से, क्योंकि जॉइंट में लिक्विड होता है जो हमारी मोबिलिटी और हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जॉइंट्स के, तो जब वो लिक्विड ख़त्म होना शुरू होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वो इन्फ्लेमेशन जो हमारे शरीर से जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के कारण जो मैसेज जाता है, जो हमारे टिश्यूज़ को वीकन करता है, उससे होता है। तो बेसिकली जब ये ल्यूब्रिकेशन का प्रोसेस धीमा होता है, जब वो लिक्विड ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये है पूरा साइंस, ये है पूरा एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये परेशानी होती है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिनको रेगुलरली करने से हम अपने जॉइंट्स को 1 हेल्दी रख सकें, अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। 2, अगर किसी के फैमिली ट्री में या जेनेटिकली किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आगे वाली जनरेशन में पास ऑन ना हो। अगर फॉर सपोज़ वर्स्ट केस सिनेरियो मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को ये प्रॉब्लम है, तो वो उनसे आगे वाली जनरेशन में ना आए, मुझ तक ना आए, या फिर मेरे बाद वाली जनरेशन को ना आए। तो उसके लिए हम क्या करें, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, खाने में किन किन चीज़ों का परहेज़ करें और कौन कौन सी चीज़ें हम खाएं। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की, तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें और वो अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करें जिससे इस पेन को कंट्रोल किया जा सके और धीरे धीरे उसे क्योर किया जा सके। तो आज उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइजेस हम सभी ने करनी है वो है बेसिक वार्म अप। बेसिक वार्म अप इसलिए क्योंकि जब हम सो के उठते हैं, ख़ासकर वो लोग जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो वो अपने शरीर में, ख़ासकर अपने जॉइंट्स में बहुत स्टिफनेस महसूस करते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे मेरा ये रिस्ट का मूवमेंट पूरा 360 डिग्री है, लेकिन अगर किसी को रिस्ट में या बॉडी के किसी और पार्ट में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसका ये मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और ये जो मूवमेंट की इंटेंसिटी है, देखिए मैं कितना क्विकली अपने रिस्ट को घुमा रही हूँ, वो इंटेंसिटी भी स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब रिस्ट के जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, इसलिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। कई बार आप स्वेलिंग देखते हैं, चाहे वो घुटनों में हो या किसी और जॉइंट में हो, तो वो स्वेलिंग भी एक सिम्टम है आर्थराइटिस का। कई बार इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपको हल्का हल्का बुखार है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है कि वो भी एक आर्थराइटिस का सिम्टम हो। इसके अलावा अगर आपको थकान महसूस होती है, तो ये भी रेमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम हो सकता है। अगर आपको बहुत फ्लेयर मतलब आपको बहुत जलन अपनी जॉइंट्स में महसूस हो रही है, चाहे वो रिब केज का जॉइंट क्यों ना हो, नी का जॉइंट क्यों ना हो, और जब ये एग्रीवेट हो जाता है और एडवांस स्टेज में चला जाता है, तो यहाँ तक ये जो आपके चीक जॉइंट्स हैं, ये जो चीक बोन्स हैं, इनमें भी पेन होना शुरू होता है। आपकी ये जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनमें भी पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई फ्लेयर अप आपकी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में फील हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और रेगुलरली ये सारी एक्सरसाइजेस कीजिए जो मैं कर रही हूँ, और अपनी आर्थराइटिस की इस परेशानी का क्योर पाइए, उसे कंट्रोल करिए।